if you look at India and Pakistan, so I'm doing a trade deal with India, and I have great respect and love. As you know, for Prime Minister Modi, we have a great relationship. American industry was reborn the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again. दोस्तों, आज के डेट में लगता है कि हर कंट्री फ्री है, हर कंट्री के पास अपनी अपनी गवर्नमेंट और अपने अपने सिस्टम्स हैं, लेकिन अमेरिका जब भी कोई डिसीजन लेता है तो उसका इफेक्ट पूरी दुनिया फील करती है। The US has imposed sanctions against Russia's two largest oil companies to try to pressure Moscow to negotiate a peace deal in Ukraine. और उसी वजह से मार्केट्स गिरने लग जाती हैं और करेंसीज वीक होने लग जाती हैं और लोग और इन्वेस्टर्स डरने लग जाते हैं। In India, the Sensex crashed over 2200 points and the Nifty fell by over 3%, below the 22,200 mark. और इसीलिए इस पूरे सिस्टम का सेंट्रल है फेडरल रिजर्व बैंक। ये अमेरिका का सेंट्रल बैंक है और ये जब भी कोई रेट कम करता है या फिर रेट बढ़ाता है तो ये कोई अमेरिका का डिसीजन नहीं होता है, ये पूरी दुनिया को अफेक्ट करता है। तो ये पूरी दुनिया के लिए एक सिग्नल बन जाता है। अब देखिए, लोन्स, वर्ल्ड ट्रेड और ऑयल ये सब डॉलर में होते हैं और जब भी यूएस यानी कि अमेरिका रेट्स बढ़ाता है तो सारे इन्वेस्टर्स दूसरी कंट्री से अपना पैसा निकाल कर अमेरिका ले जाते हैं। और इससे होता क्या है, जो छोटी और डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं इनकी इकोनॉमी प्रेशर में आ जाती है। अब मार्केट सिर्फ डिसीजन से नहीं बल्कि फेडरल रिजर्व के बोलने के तरीके से भी रिएक्ट होता है और ये डिसीजन फेडरल ओपन मार्केट कमेटी में होते हैं। और कभी भी अगर एक लाइन भी थोड़ी सख्त हो जाए तो ग्लोबल मार्केट्स घबरा जाते हैं। और अमेरिका के पास सिर्फ रेट्स की पावर नहीं है, अमेरिका इस पावर को सैंक्शंस के थ्रू भी कंट्रोल करता है और इस काम को करता है ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल। और इसी के डर से बैंक्स और कंपनीज अमेरिका के रूल्स को फॉलो करती हैं। और मार्केट का एक बड़ा रीजन साइकोलॉजिकल भी है, लोग एक दूसरे को देखकर पैनिक करते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि पूरी दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम अमेरिका के अराउंड बना हुआ है, तो अमेरिका का एक डिसीजन पूरी दुनिया को हिला देता है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद से यूरोप के सारे शहर तबाह हो चुके थे और फैक्ट्रीज भी बंद हो चुकी थी और लोग भी बेरोजगार हो चुके थे और एशिया भी अपनी गरीबी से गुजर रहा था और ग्लोबल इकोनॉमी भी डाउन जा रही थी। और इन सब के बीच एक देश था जो अभी भी खड़ा था और वो था अमेरिका। तो अब सवाल यह है कि कंट्रीज अपने रूल्स खुद क्यों नहीं चला पाती हैं? उस वक्त क्या हुआ था, जो वॉर का असर था वो अमेरिका पर ज्यादा नहीं हुआ था, अमेरिका में ज्यादा डैमेज नहीं हुआ था और इसीलिए वहां के जो शहर थे वो सेफ थे और जो वहां की फैक्ट्रीज थी वो फुल फास्ट चल रही थी। और वॉर के बीच अमेरिका मशीन्स बेचकर दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पावर बन गया और अमेरिका के पास पैसा भी था और सबसे ज्यादा गोल्ड भी, और यहीं से ही अमेरिका को रूल्स बनाने का मौका मिला। अब अमेरिका को यह समझ में आ गया था कि सिर्फ लड़ाई से कुछ नहीं होता है, जिसके पास पैसा होता है, ट्रेड होता है और सिस्टम्स होते हैं, वही आगे के रूल्स देखता है और वही कंट्री लॉन्ग टर्म में पावरफुल होती है। और इसीलिए अमेरिका ने फ्यूचर का प्लान पहले ही बना लिया था। 1944 में 44 कंट्रीज एक जगह पर इकट्ठा हुई और इस मीटिंग का नाम था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस और यहीं से ही ग्लोबल फाइनेंस का नया सिस्टम डिजाइन हुआ और यहीं से ही बड़े इंस्टीट्यूशंस बने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक। अब इस पूरे सिस्टम का जो रूल था वो फिक्स था, जो बाकी करेंसीज हैं वो डॉलर को फॉलो करेंगी और जो डॉलर है वो गोल्ड से लिंक्ड रहेगा। और इसका मतलब यह हुआ कि पूरी दुनिया का पैसा डॉलर के अराउंड घूमने लगा और डॉलर इस मार्केट का बॉस बन गया। अब जिस भी कंट्री के ऊपर क्राइसिस आता था या फिर उसको लोन लेना होता था वो सीधा IMF के पास जाता था, लेकिन IMF सिर्फ पैसा नहीं देता था, वो साथ में कंडीशंस भी देता था। और क्योंकि IMF पर अमेरिका का इन्फ्लुएंस था तो रूल्स भी डायरेक्टली अमेरिका के हाथ में होते थे और अमेरिका ने सिर्फ पैसा नहीं बल्कि अपनी सोच भी पूरी दुनिया में फैलाई। 1941 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल ने अटलांटिक चार्टर अनाउंस की। वॉर के टाइम पर अमेरिका ने एलाइज को हेल्प दी, लेकिन ये हेल्प फ्री नहीं थी,
कंडीशन ये थी कि वॉर के बाद मार्केट ओपन होंगी, टैरिफ्स कम होंगे और यूएस कंपनीज को एंट्री मिलेगी। अमेरिका ने अपने मॉडल को पीस के नाम पर नॉर्मलाइज कर दिया। 1947 में 23 कंट्रीज ने साइन किया जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ऑफिशियल गोल था ट्रेड को इजी बनाना, लेकिन रियलिटी में ब्रिटिश एम्पायर के स्पेशल ट्रेड सिस्टम्स टूट गए और यूएस कंपनीज के लिए दुनिया खुल गई। इसके बाद से ग्लोबल ट्रेड का दरवाजा अमेरिका के लिए खुल गया। रॉ मटेरियल दुनिया से आता और मैन्युफैक्चर अमेरिका में होता और डिमांड का सेंटर भी अमेरिका बनता और ट्रेड रूल्स भी उसके टर्म पर चलने लगे। जो यूरोप था वो नेगोशिएशन करने की कंडीशन में ही नहीं था, वो सिर्फ सर्वाइवल कर रहा था। अमेरिका के पास पैसा, पावर और इंडस्ट्री सब कुछ था और इसीलिए वो रूल मेकर बना। 1947 में अमेरिका ने मार्शल प्लान स्टार्ट किया। इससे क्या हुआ, यूरोप रिबिल्ड हुआ, वहां पर जॉब्स आई और वहां की इकोनॉमी स्टेबल हुई और इसी वजह से यूरोप अमेरिका का सबसे बड़ा कस्टमर बन गया। इससे यूरोप की सिक्योरिटी अमेरिका के पास आ गई। जो वहां के वेपन्स थे, वहां की जो आर्मी थी, ये सब अमेरिका देखती थी। कंट्रीज तो इंडिपेंडेंट दिख रही थी, लेकिन जो कंट्रोल था वो अमेरिका के हाथ में था और इसीलिए जब भी अमेरिका कोई डिसीजन लेता तो उसका इफेक्ट बाकी कंट्रीज पर भी पड़ता था। वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने 3 स्मार्ट डिसीजंस लिए: डॉलर बेस्ड फाइनेंस, फ्री ट्रेड आइडियोलॉजी और यूएस फेवर ट्रेड रूल्स। इन्हीं डिसीजंस ने अमेरिका को ग्लोबल इकोनॉमी का बॉस बना दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि अमेरिका जब भी कोई डिसीजन लेता है तो वो स्टेप बाय स्टेप दूसरी कंट्रीज पर इंपैक्ट कैसे डालता है। 1949 में अमेरिका ने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया। अब अमेरिका के पास सिर्फ 3 चीजें थी: पैसा, ट्रेड और सिक्योरिटी। और इन 3 चीजों ने अमेरिका को स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि अनटचेबल बना दिया। जब भी हम सुनते हैं कि अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं या फिर अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है, तो ये कोई एक न्यूज या फिर हेडलाइन नहीं होती है, बल्कि ये एक प्रॉपर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है जो धीरे धीरे पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला देती है। और इसका इंपैक्ट अचानक से नहीं आता है, इसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम करता है और इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है अमेरिका का सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व। और ये सिर्फ अमेरिका के लिए काम नहीं करता है बल्कि पूरी दुनिया और कंट्रीज की डायरेक्शन को कंट्रोल करता है और यहीं से ही दुनिया का सबसे पावरफुल फाइनेंशियल सिग्नल जनरेट होता है। फेडरल रिजर्व के अंदर एक छोटी सी कमेटी होती है जिसे कहते हैं फेडरल ओपन मार्केट कमेटी। ये कमेटी रेगुलरली मीटिंग्स करती है और डिसाइड करती हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या फिर घटेगा, पैसा सस्ता होगा या फिर महंगा, और इकोनॉमी को कौन सी डायरेक्शन में ले जाना है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिसीजंस एक दिन में नहीं लिए जाते। पहले फेड अपना रूल बुक लिखता है जिससे वो ऑफिशियली बोलता है लॉन्ग टर्म मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें पहले ही क्लियर कर दिया जाता है कि उनका गोल क्या है: इन्फ्लेशन कंट्रोल, एम्प्लॉयमेंट या फिर स्टेबिलिटी। इस स्टेप का असली पर्पस होता है मार्केट को शॉक से बचाना। फेड पहले ही इन्वेस्टर, बैंक्स और गवर्नमेंट्स को बता देता है कि आगे हम कैसे सोच रहे हैं। मतलब डिसीजन लेने से पहले एक्सपेक्टेशन सेट कर दी जाती हैं ताकि जब फाइनल डिसीजन आए तो दुनिया ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड हो। इसके बाद फेड एक और स्मार्ट काम करता है, पब्लिक मूड को सुनता है। वर्कर्स, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, रिटायरीज और लो इनकम ग्रुप्स, इन सबसे वो फीडबैक लेता है। इससे पॉलिसी सिर्फ बैंकर्स के लिए नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी के सेंटिमेंट के हिसाब से रिव्यू होती है। फिर आता है रिसर्च का लेयर। वर्ल्ड क्लास इकोनॉमिस्ट, एकेडमिक्स और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स अपनी स्टडीज फेड के साथ शेयर करते हैं। मतलब जब फाइनल पॉलिसी अनाउंस होती है तो वो सिर्फ ओपिनियन नहीं होती, वो डेटा और रिसर्च से बैक्ड होती है। इसी वजह से कोई भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशन इजीली उस डिसीजन को चैलेंज नहीं कर पाता। अब फेडरल रिजर्व एक ही मीटिंग में सब कुछ नहीं बोल देता, लगातार फोमो मीटिंग्स होती हैं। उनके मिनट्स पब्लिक किए जाते हैं। इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स के इन मिनट्स को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी एडजस्ट करते हैं। पैनिक धीरे धीरे स्प्रेड होता है, एकदम से ब्लास्ट की तरह नहीं होता है। जिस दिन ऑफिशियल पॉलिसी रिलीज होती है उस दिन असल चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है। जैसे ही अमेरिका इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, डॉलर स्ट्रॉन्ग हो जाता है। स्ट्रॉन्ग डॉलर का मतलब है ग्लोबल इन्वेस्टर्स अपना पैसा इमर्जिंग मार्केट से निकाल कर अमेरिका ले जाते हैं क्योंकि वहां रिटर्न ज्यादा सिक्योर लगता है। इस प्रोसेस का डायरेक्ट इंपैक्ट इमर्जिंग कंट्रीज पर पड़ता है। उनकी करेंसीज वीक होने लगती हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसे निकालने लगते हैं और गवर्नमेंट्स के लिए लोन महंगा हो जाता है। जो देश पहले डेट में होते हैं उनके लिए सिचुएशन और ज्यादा डेंजरस हो जाती है। इस पूरे शॉक को एम्पलीफाई करता है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। बैंक्स क्वेश्चंस हो जाते हैं, लैंडिंग स्लो हो जाती है और क्रेडिट सप्लाई टाइट हो जाती है। स्टॉक मार्केट्स वोलेटाइल हो जाते हैं और रियल इकोनॉमी जैसे जॉब्स, बिजनेस और ग्रोथ
उसका डायरेक्ट इफेक्ट फील करती हैं। इस पॉइंट पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का डेटा कंफर्म होता है कि जब भी यूएस पॉलिसी टाइट होती है तो ग्लोबल ग्रोथ स्लो होती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, करेंसीज अनस्टेबल होती हैं और सेंट्रल बैंक्स मजबूर हो जाते हैं कि वो भी रेट्स बढ़ाएं। यहीं पर अमेरिका की रियल पावर दिखती है। एक्सपेक्टेशंस कंट्रोल, मार्केट अनाउंसमेंट से पहले रिएक्ट करता है, एक्शन से पहले रिएक्ट करता है। मतलब पावर सिर्फ इंटरेस्ट रेट में नहीं है बल्कि नैरेटिव में भी होती है। जो कहानी अमेरिका बोलता है दुनिया उसके हिसाब से चलती है। इसी सिस्टम का एक और खतरनाक यूज होता है सैंक्शंस के थ्रू। जब अमेरिका सैंक्शंस लगाता है तो सिर्फ एक कंट्री को पनिश नहीं करता है, वो पूरे ग्लोबल बैंकिंग और ट्रेड सिस्टम में फियर क्रिएट कर देता है, जिससे बाकी दुनिया खुद ही डिस्कनेक्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल। डॉलर और बैंकिंग सिस्टम को चोक पॉइंट बनाकर अमेरिका कैश फ्लो, ट्रेड रूट्स और लॉजिस्टिक्स तक फ्रीज कर देता है बिना एक भी गोली चलाए। मतलब अगर कोई फॉरेन बैंक या कंपनी सैंक्शंस एंटिटी के साथ काम करे तो उस पर भी एक्शंस हो सकता है। इस फियर की वजह से दुनिया खुद ही कंप्लायंस मोड में आ जाती है और एंड रिजल्ट ये होता है कि अमेरिका का एक डिसीजन, चाहे वो इंटरेस्ट रेट हो या सैंक्शंस, ग्लोबल कैपिटल, करेंसीज, डेट मार्केट और गवर्नमेंट के डिसीजन को रिमोटली कंट्रोल करता है। ये एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिस्टम है जो रिपीट होता रहता है और हर 5 साल में और ज्यादा रेटिफाइड हो जाता है। अमेरिका सिर्फ पॉलिसी चेंज नहीं करता, वो रूल बुक लिखता है, सिग्नल देता है, एक्सपेक्टेशंस कंट्रोल करता है और जब फाइनल डिसीजन आता है तब दुनिया ऑलरेडी रिएक्ट कर चुकी होती है। इस पूरी केस स्टडी का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल लेसन ये है कि आज की दुनिया में पावर बॉम्ब या सोल्जर से नहीं चलती बल्कि फाइनेंशियल सिस्टम से चलती है। अमेरिका डायरेक्टली किसी कंट्री पर अटैक नहीं करता है बल्कि डॉलर, बैंकिंग और कैपिटल फ्लो के सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसी सिस्टम के सेंटर में होने की वजह से फेडरल रिजर्व का एक ही डिसीजन पूरी दुनिया के लिए सिग्नल बन जाता है। मतलब जो कंट्री सिस्टम्स बनाती हैं वो बिना लड़े दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सकती है। और लेसन नंबर 2 ये है कि अमेरिका पहले डिसीजन अनाउंस नहीं करता, वो पहले सोच अनाउंस करता है। मीटिंग्स, स्टेटमेंट्स, रिपोर्ट्स और गाइडेंस के थ्रू दुनिया को मेंटली प्रिपेयर करता है। इसी वजह से जब एक्चुअल पॉलिसी आती है तो कोई रिवोल्ट नहीं होता है बल्कि एडजस्टमेंट होती है। ये स्ट्रैटेजी दिखाती है कि जियोपॉलिटिक्स में फियर नहीं, प्रेडिक्टेबिलिटी ज्यादा पावरफुल होती है। मतलब ये है कि जो कंट्री ग्लोबल एक्सपेक्टेशन सेट करती है वही बाकी कंट्रीज के डिसीजन इनडायरेक्टली कंट्रोल करती है। और लेसन नंबर 3 है कि अमेरिका अपनी बात सिर्फ अथॉरिटी पर नहीं रखता, वो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के डेटा और फ्रेमवर्क का यूज करता है, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के रिपोर्ट्स, प्रोजेक्शंस और असाइनमेंट्स। इससे यूएस पॉलिसी नेशनल इंटरेस्ट नहीं लगती बल्कि ग्लोबल नेसेसिटी लगने लगती है। और इसका मतलब यह है कि ओपोज करना सिर्फ अमेरिका को ओपोज करना नहीं होता बल्कि ग्लोबल कॉन्सेंसस को चैलेंज करना होता है। आई होप ये जियोपॉलिटिकल केस स्टडी आपको अच्छी लगी होगी और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और बिजनेस और जियोपॉलिटिकल केस स्टडीज के लिए NGRX चैनल को सब्सक्राइब करें।